तो अब हम देख रहे हैं कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या होते हैं। व्हेन crest of one wave falls on crest of another wave and trough of one wave falls on trough of another wave, then the resultant amplitude and intensity will increase और maximum वहां पर क्या मिलता है हमको, ब्राइटनेस मिलती है, वहां पर लाइट दिखती है हमको, ठीक। और जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मिलता है तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, वहां पे कुछ देखने को मिलता है, वहां पे लाइट नहीं दिखती है, डार्क देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, डार्क फ्रिंजेस। और इस इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं इसको। तो मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Suppose we have two waves from two coherent sources and the displacement of one wave is y1 which is equals to a sin omega 2 and the displacement of second wave which is represented by y2 equals to b sin omega t plus phi. What is this phi? First of all you have to know phi क्या होता है और a और b यहाँ पर क्या है। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं a and b are amplitude। a and b क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड होते हैं किसके, इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो फाई है हमारा, वो फाई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कांस्टेंट फेज एंगल। मैंने बोला था कि कोहेरेंट सोर्सेस के लिए क्या कंडीशन है, फेज या फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर हमारा फेज कैसा है, कांस्टेंट है। कितने एंगल से वेव लीड कर रही है, तो आप बोल सकते हैं सर पहले वाले के रेस्पेक्ट में दूसरी वेव जो है वो फाई एंगल से लीड कर रही है। दूसरी वाली वेव सेकंड वेव जो है हमारी फाई एंगल से लीड कर रही है। तो आप बोल सकते हैं एंगल बाय विच सेकंड वेव लीड्स द फर्स्ट वेव। यहां पर हमारी सेकंड वेव एक फाई एंगल के साथ में क्या कर रही है, आगे चल रही है। अब हमें यहां पे लगाना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालना है तो सिंपली क्या करते हो, उनको वेक्टर सम कर दो। तो y1 प्लस y2 क्या देगा मेरे को, नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। तो y1 की वैल्यू पुट करी मैंने a sin ओमेगा t, y2 की वैल्यू पुट करी b sin ओमेगा t प्लस phi। जब इन दोनों को मैंने ऐड किया, यहां पे मैंने एक मैथ्स की आइडेंटिटी यूज करी है, sin a प्लस b क्या होती है आइडेंटिटी, b sin ओमेगा t cos phi, मतलब sin ओमेगा t प्लस phi की आइडेंटिटी, sin a प्लस b की आइडेंटिटी यूज करिए, sin a cos b प्लस cos a sin b। बट b मल्टीप्लाई में चला तो यहां भी मल्टीप्लाई होगा और यहां भी मल्टीप्लाई होगा। तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, b sin ओमेगा t cos phi प्लस b cos ओमेगा t sin phi। सिंपल हमने यहां पे एक मैथ्स की आइडेंटिटी यूज करी है। कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है क्या, a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t cos phi, क्या देखने को मिल रहा है दोनों में, sin ओमेगा t। क्या बचेगा बोलो, a प्लस b cos phi। क्या बनेगा, a प्लस b cos phi। अब यहां पे क्या बचा मेरे पास, cos ओमेगा t, मैं b को उसके साथ ले रहा हूं, cos ओमेगा t प्लस b sin phi। इतनी तीन स्टेप क्लियर। पहले दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद यहां पे आइडेंटिटी यूज करी, उसके बाद मैंने कॉमन लिया sin ओमेगा t और इस b को मैंने b sin phi के साथ में लिख दिया। अब यहां पे मैं कुछ अजम्पशन ले रहा हूं, ठीक, एक कंडीशन ले रहा हूं, a प्लस b cos phi की जगह मैं पुट करूंगा r cos थीटा। वापस रिपीट कर रहा हूं, a प्लस b cos phi की जगह क्या पुट कर रहा हूं बेटा मैं, r cos थीटा, और b sin phi की जगह मैं क्या पुट करूंगा, r sin थीटा। अब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या मिलेगा, sin ओमेगा t, a प्लस b cos phi की जगह क्या पुट करेंगे, r cos थीटा, यहां बन जाएगा cos ओमेगा t, और b sin phi की जगह क्या पुट करेंगे, r sin थीटा। देखो यहां भी आ रहा है, यहां भी r आ रहा है, क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिया r, तो आपके पास क्या बचेगा, sin ओमेगा t cos phi प्लस cos ओमेगा t sin phi। अब अगेन यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास मैथ्स की, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sin ओमेगा t प्लस phi। इसी टर्म को मैंने आइडेंटिटी के हिसाब से लिख दिया, sin ओमेगा t प्लस phi। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, नेट डिस्प्लेसमेंट की बोले तो नेट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई आपके पास, r sin ओमेगा t प्लस phi। समझ में आई? सो दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे नेट डिस्प्लेसमेंट ड्राइव करवाना है तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को बोला है नंबर 1 जिसको मैंने पुट किया था, a plus b cos phi equals to r, और b sin phi को बोला मैंने इक्वेशन नंबर 2।
दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करना है। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड करना है। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा इन दोनों इक्वेशन में, देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल चलेगा, a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाई का भी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। a स्क्वायर ये पूरा टर्म b है तो b स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a, b क्या है मेरे पास, b cos फाई है, तो मेरे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos फाई। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ब्रो, b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है सर कॉमन। देखो यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ भी b स्क्वायर है, मैंने b स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई प्लस क्या बचा 2ab cos फाई। अगेन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई क्या होता है 1। तो r स्क्वायर की वैल्यू किसकी, r स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू 1 प्लस 2ab cos फाई। इसका स्क्वायर हटाएंगे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, और ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट, क्या क्या हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। सुपरपोजिशन होने के बाद जब दो वेव आपस में सुपरइम्पोज हो रही है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो आप उसका एम्पलीट्यूड बताएंगे सर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। इसमें कोई डाउट, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, आप करेंगे तो आराम से हो जाएगा। एक बार स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, एक बार वीडियो को एक बार नहीं समझ में, दूसरी बार देखना समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप फॉलो करिए। अब आपको एक कंडीशन बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो सेक्टर में काम आएगी। जो भी हमारे पास लाइट होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो आप बताएंगे इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। किसी भी वेव का जो एम्पलीट्यूड है अगर उसका आप स्क्वायर करें तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैंने यहां लिखा हुआ है as intensity is directly proportional to square of the amplitude of the wave। इंटेंसिटी जो भी होती है लाइट की वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूं बताओ इस वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, पहले वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो पहले वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, a है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव इज a, तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव इज I1 व्हिच इज इक्वल्स टू I1 किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, a स्क्वायर के, किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, a स्क्वायर के। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाते हैं क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो I1 की वैल्यू किसके इक्वल, k a स्क्वायर के इक्वल। अब मैं आपसे पूछूं सेकंड वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, तो सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है मेरे पास b, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी I2 इक्वल्स टू k b2 स्क्वायर, I2 इक्वल्स टू k b2 स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, एक रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे IR इज इक्वल्स टू k r स्क्वायर। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, r है, और उसको क्या करते हैं स्क्वायर, तो क्या जाएगा kr स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ये तो वैल्यू बन हो जाती है, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। अब देखो मैंने k a स्क्वायर के k a स्क्वायर का जगह k स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं I1, k b स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं I2। देखो k b स्क्वायर की जगह I2, k a स्क्वायर की जगह I1, k का मल्टीप्लाई करते हैं ना तीनों के साथ में। अब k2ab cos फाई क्या बनाएंगे, k2ab cos फाई 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट I1 I2 साथ में cos फाई। तो मैंने इस तरह से लिखा, इसको अलग सेपरेट कर रहा हूं आपको, k2ab cos फाई, ये 2 तो यह लिखा हुआ है। अब ka इसका स्क्वायर हटाओगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, बोलो k a की वैल्यू क्या आएगी, रूट I1 क्या आएगी,
√i2। इसी तरह के बी की वैल्यू क्या आएगी √i2, क्या आएगी स्क्वायर हटा के उसमें क्या लग जाएगा रूट, तो √i2 और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास cos y। तो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन क्या आएगी बोलो i1 प्लस i2 प्लस 2 √i1 i2 cos y। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। यहां से अपने पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है डिराइव द कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आपको ये पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे आप, कहां से, यहां से, और इस फॉर्मूले को लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद ये पूरा लिखना है आपको, ये डेरिवेशन है, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं। अगर एग्जांपल डिराइव द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू वेव, तो आपको ये पूरा ड्राइव करने की जरूरत है, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। व्हाट इज मीन बाय कंस्ट्रक्टिव, जहां पे लाइट आपको दिखती है, इसको हम क्या बोलते हैं ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक। तो अगर आपको लाइट देखनी है तो इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, आई शुड बी मैक्सिमम इफ यू वांट टू सी द लाइट। सो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट शुड बी मैक्सिमम। और यहां पे हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें क्या आ रहा है cos फाई आ रहा है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, cos फाई पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, cos फाई। एंड cos फाई मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल क्या होता है 0, cos 0 की वैल्यू 1, cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 4 पाई की वैल्यू 1, cos 6 पाई। इस तरह से हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ जाएगा 2n पाई, क्या जाएगा 2n पाई। तो ये जनरल फॉर्म हो गई हमारे पास, मतलब 5 हमें बताती है जनरल टर्म के फॉर्म में 2n पाई। इसको आप n की वैल्यू 1 पुट करें, सॉरी n की वैल्यू 0 पुट करें, क्या आ जाएगा 0। n की वैल्यू 1 पुट करें, क्या आ जाएगा 2 पाई। n की वैल्यू 3 पुट करें, क्या आ जाएगा 6 पाई। इस तरह से हमारा चलता जाएगा, समझ में आएगा। तो 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 2 पाई n, इस तरह में क्या मिलेगा, हमारा इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। करके देख लीजिए आप, n की वैल्यू क्या पुट करें 0, n के लिए 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0। और हमें पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, n की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 into 1 पाई कितना आ गया 2 पाई, कितना आ गया 2 पाई। और 2 पाई पे भी क्या होता है 2 पाई, मतलब क्या हो गया 360। 360 पे cos की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे तो आपको हर केस में वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो हमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके n तक जो भी पुट करेंगे जनरल फॉर्म 1 पर आ जाएगी 2n पाई। तो इन वैल्यूज पे i क्या होता है, मैक्सिमम होता है। i क्या होता है, मैक्सिमम होता है इन वैल्यूज पे। अब 11th क्लास में जाएंगे हम और एक पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला देखेंगे। अगर आपको याद हो कि दो वेव अगर आपस में एक पॉइंट पर मिल रही हैं, if two waves reaching at a point P, what is the path difference between the two waves? तो उस path difference का जो फॉर्मूला होता है वो होता है lambda upon 2 pi into phi, lambda which is wavelength upon 2 pi into phase angle। उसके phase angle के साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको मिल जाता है path difference दो waves का, जहां पर वो एक पॉइंट पर मीट हो रही है, पहुंच रही है। तो phi की वैल्यू कितनी है मेरे पास बोलो 2 pi n। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ phi, 2 pi n। तो मैंने phi की वैल्यू क्या पुट करी 2n pi, pi से pi कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा n लैम्डा आएगा। कितना आएगा बेटा n लैम्डा। n लैम्डा इज द पाथ डिफरेंस। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी कंडीशन कंस्ट्रक्टिव की बतानी है तो वहां पर आपको फुल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ, क्या बोला मैंने, इंटीग्रल मल्टीपल किसका, फुल वेवलेंथ का, पूरी वेवलेंथ का क्या करना है, इंटीग्रल मल्टीपल करना है। तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में अगर पार्ट डिफरेंस बनाना है तो क्या बनाएंगे, x इक्वल्स टू n लैम्डा। दिस इज द कंडीशन ऑफ पार्ट डिफरेंस। समझ में आ रही बात आपको। अब अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, किसकी बात करें हम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होना चाहिए, जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के तरफ से मिल रहा है तो इंटेंसिटी क्या हो गई थी 0 मिनिमम, एम्पलीट्यूड क्या हो गया था 0 मिनिमम। तो I शुड बी मिनिमम, I क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए।
अब बताओ cos फाई कब मिनिमम होता है? cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। अब ये -1 किस किस वैल्यूज में मिलता है, किस किस एंगल में मिलता है? तो आप बोलेंगे 180 पे। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। फिर आप बोलेंगे 3 पाई पे, फिर आप बोलेंगे 5 पाई पे। तो ऐसे जनरल टर्म हमको क्या मिलेगा? 2n-1 इंटू पाई। क्या मिलेगा? 2n-1 इंटू पाई। तो देखिए यहां पर आगे मैंने फॉर्मूला यूज किया x इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पाई। पाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2n-1 इंटू पाई। मैंने वैल्यू पुट करी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास? 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो इसको आप बोलेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। तो जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे आपको इंटीग्रल मल्टीपल लेना है, किसका? हाफ वेवलेंथ का। यहां पर फुल वेवलेंथ नहीं लेंगे आप। फुल वेवलेंथ कहां मिलेगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिलेगी। तो यहां पे है आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आ रही? तो ये है आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? समझ में आई बात? तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दिस इज अ कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बोर्ड में ड्राइव करने के लिए आती है और इस पे बेस न्यूमेरिकल भी बनता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपको उसका एक क्या कहते हैं ग्राफ समझाएंगे आपको, उसका कुछ स्पेशल कंडीशन देखेंगे और फिर लास्ट में एक टॉपिक बचेगा डिफ्रैक्शन, उसको भी कंप्लीट करेंगे अपन और फिर आपका जो वेव ऑप्टिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ रही बात? कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं 9045596177। थैंक यू।